Good afternoon, girls. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. गर्ल्स, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके। हमने आपका शुरू करना है लोकल मैक्सिमा सॉरी, हमने आपका शुरू करना है आपका मोडिग्लानियन मिलर अप्रोच जो हम कर रहे थे उसका प्रैक्टिकल पोर्शन। हाँ जी। तो बेसिकली मोडिग्लानियन मिलर अप्रोच का बेसिकली हमारा क्या है, इसके अंदर आपका क्या कहता है, दो हमारे वो क्या है ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे एमएम अप्रोच में। आवाज आ रही है ना गर्ल्स? यस सर। Yes, sir. ओके। हमारे दो अल्टरनेटिव क्या हैं, या तो हम वो अपना जो सारा जो अर्निंग्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है, या फिर हमें उस क्या करें, उसको रिटेन कर लें। अगर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर हम सारे जो शेयर्स का जो है डिविडेंड्स के तौर पे जो हमारे अर्निंग्स है उसका अगर हम उसको शेयर होल्डर्स के रूप में कैश को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को, तो हमारा क्या हो जाता है, एक असेट कम हो जाता है। कौन सा? कैश हमारे पास कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमें आपका जो जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो हमारा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हम वो जो कैश हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दिया है वो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ और नए इक्विटी शेयर्स, या हमें और जो है फाइनेंस हमें रेज करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और ऐसे ही हमारा अगर हम अपने शेयर को डिविडेंड ना देके अपना रिटेन कर लेते हैं सारा, तो हम उस जो हमने रिटेन किया है अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वो जो हमने रिटेन किया है पैसा उसके बदले में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, हमने अगर जो पैसा हमने रिटेन कर लिया है उसके बदले में क्या करेंगे, हम शेयर होल्डर्स को कैश देना है। शेयर होल्डर्स को क्या देना है, हमने कैश में डिविडेंड्स नहीं दिया, हमने अपने पास रिटर्न कर लिया। तो हम वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वो अपना जो शेयर्स उनके पास है उस हिस्से को वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, तो उस पे उससे आपका क्या होगा, फर्म पे या शेयर होल्डर्स पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नीदर शेयर होल्डर नॉर फर्म लूजेस और गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मोडी गिलानी मिलर अप्रोच बेसिकली क्या कहता है, आपका जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है वो इररेलेवेंट है, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता वैल्यू ऑफ फर्म पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एमएम एमएम फर्म या कंपनी हैज करंटली 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, ये आपका एक तरह से पूरा एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपका एमएम अप्रोच बताया गया है। ये दिख रहा है गर्ल्स? Yes, sir. हाँ जी, एमएम फर्म है आपकी, currently has 50,000 outstanding shares
of rupees 100 each. Of rupees 100 each, the firm expects to have a net earning of rupees 4 lakh. अर्निंग कितनी है उनके पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा. अर्निंग्स कितने हैं उनके पास, रुपीज 4 lakh. And contemplating a dividend of rupees 5 per share at the end of the current financial year. यानी कि आपका D1 आपको गिवन है. ये हमने पढ़ा था जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे. आपका डी नोट होता है कि आपका जो मिलता आया है डिविडेंड आज तक, प्रेजेंट तक, वो आपका क्या होता है, डी नोट होता है, या D0 जिसे हम बोलते हैं, जो आपका मिलता आया है. आपका एक्सपेक्टेड जो है, आप फ्यूचर में जो देने वाले होते हैं, वो हमारा क्या होता है, D1 होता है. अगर आपके क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हमारा ये 5 रुपए पर शेयर आपका डिविडेंड दिया जाता था, अब यही आपका कंटिन्यू रहेगा आगे भी, तब वही आपका क्या बन जाता है, D1 बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंटेम्पलेटिंग अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि यही 5 रुपए आपका क्या है, करंट फाइनेंशियल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी कि D1 आपको गिवन है कितना, रुपीज 5 पर शेयर. ठीक है. There is a proposal for making new investments of rupees 12 lakh. Proposal for making न्यू इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 12 लाख, 12 लाख की नई इन्वेस्टमेंट करनी है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है आपकी, 10%. Show that under hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm. ठीक है जी, शो करना है, शो डिविडेंड decisions या dividend payment does not affect value of firm. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर हमारे 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, हमारे 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट केस, यहाँ पे 2 है, इसके अंदर एक है आपका डिविडेंड्स आर पेड और दूसरा आपका डिविडेंड्स आर नॉट पेड. यानी कि एक में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका एक तरह से पूरा 100% है. ठीक है, और दूसरे में आपका डिविडेंड 0 है, कोई डिविडेंड नहीं दिया जा रहा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले, इफ व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, व्हेन dividends are paid. ठीक है जी. उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आपका पी नोट जो होता है, P0 जिसे हम बोलते थे, पी नोट, यानी कि आपका करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, और करंट मार्केट प्राइस एंड द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, करंट मार्केट प्राइस होता है आपका पी नोट, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि फ्यूचर का होता है P1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस पर शेयर
at the end of year। ठीक है जी, कितना है, क्या फॉर्मूला है इसका, P1 का P0 D1 प्लस में P1 अपॉन में 1 प्लस के। निकालना हमें क्या है, हमें P1 निकालना है, हमें निकालना क्या है, P1 निकालना है। ठीक है, तो P0 क्या है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस या करंट मार्केट प्राइस जिसे आप कहते हैं, ऑफ अ शेयर। ठीक है जी, D1 आपका क्या है, डिविडेंड टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ ईयर। P1 क्या है आपका, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। और के ही तो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कह लो। ठीक है जी, इसको आप फॉर्मूला में पुट करो। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है भाई, द MM firm company currently has 50,000 outstanding shares selling at ₹100 each, यानी कि P0 आपका कितना है 100। P0 कितना है आपका 100। D1 कितना है भाई, ₹5 पर शेयर, ₹5। ₹5 पर शेयर। ठीक है, और P1 हमें निकालना है। 1 प्लस में के ही कितना है भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, तो 0.10। 0.10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 5 प्लस में P1 अपॉन में 1.10। यहाँ पे इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 110 Yes, sir. 5 प्लस में P1, तो P1 कितना आ गया आपका 100, 105। यानी कि आपका मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना आ गया, P1। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है इसके अंदर, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि हमारे एडिशनल, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितनी कह रहा है, 12 लाख की कह रहा है। कितनी कह रहा है, देयर इज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12 लाख। ठीक है, 12 लाख हमारी कह रहा है। ठीक है, तो अब हमारे देखो, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर से हमारे जो हैं कितनी हमें अर्निंग्स हो रही है। ठीक है, और उस अर्निंग्स में से हम डिविडेंड के तौर पे कितना हम माइनस दे देते हैं। ठीक है, वो वो वाला उस हिस्से को छोड़कर आपका जो बाकी हिस्सा बचा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। वो हिस्सा हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से इक्विटी शेयर से रेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप 2। सर हाँ जी, 105 को 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं करना।
105 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई? 1.10। वो तो ऑलरेडी कर दिया ना काजल। काजल ही बोल रही होगी ना? हाँ, काजल ये 110 कैसे आया है? फिर वो तो आपने 5 घटाने से आया है ना। नहीं नहीं, नहीं 100 नहीं, 110 कैसे आया? काजल बोलेगी एक बार। 1 मिनट। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये पहले लगा ये 110 ही है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके। काजल यहीं पे ध्यान है, कहीं और ही है? सर मुझे ना ये 100 और 110 में मेरे ध्यान नहीं गया। दोनों से मतलब एक ही अच्छा जैसा अच्छा, लग रहा था। हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? फंड्स टू बी रेज्ड, मतलब जो नए फंड्स हमें रेज करने हैं। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वो क्या कह रहा है कि भाई, कंपनी क्या कह रही है, भाई हमें 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 12 लाख रुपए हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो हमारी टोटल अर्निंग्स हमें कितनी हुई? ठीक है, यानी कि हमारी जो अर्निंग्स हुई उसमें से हमारी डिविडेंड हमने पे कर दी। डिविडेंड कितने पे कर दिए हमने? जितने नंबर ऑफ हमारे शेयर होल्डर्स थे। ठीक है भाई, जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, पुराने शेयर होल्डर्स थे, उनको किस हिसाब से पे कर दिया हमने? 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने डिविडेंड दिया। तो हमारे 50,000 हमारे पुराने शेयर होल्डर्स थे, उनको 5 रुपए के हिसाब से हमने डिविडेंड दिया। तो टोटल अर्निंग हमारी 4 लाख थी पिछले साल की, मतलब जो थी 4 लाख में से हमने 2.5 लाख रुपए किस रूप में दे दिया? हमने डिविडेंड के तौर पे हमने दे दिए उस अर्निंग में से। तो हमने रिटेन कितने, हमारे पास कितनी बची? हमारे पास बची 1.5 लाख। ठीक है, तो वो 1.5 लाख, अब हमारे 12 लाख में से हमारे जो 1.5 लाख है वो हमारी रिटेन कर ली है, यानी कि हमारी जो अर्निंग से हमारे पास बचा वो 1.5 लाख बचा। तो बाकी जो हमारी 10,50,000 रुपए की हम क्या करेंगे? नए शेयर्स इश्यू करेंगे। ठीक है, 10,50,000 के हम नए शेयर्स इश्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा? फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम न्यू इश्यूड शेयर्स। फंड्स टू बी, सर। हाँ जी, सर ये एक बार दोबारा बताना, आपने कैसे बताया जस्ट अ ये सेकंड, अभी बता। डिविडेंड और अर्निंग्स को माइनस करके कैसे हाँ करेंगे? हाँ, अभी बता। हाँ जी फंड्स सर। टू बी रेज्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? हमें 4 लाख। इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है? 12 लाख करनी है। ठीक है, हाँ। वो क्या कह रहे हैं भाई? 12 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि भाई हमारे पास कुछ अर्निंग तो हमारी होगी कि भाई हम पिछले साल के जो प्रॉफिट से हमने कुछ बचाया होगा पैसा। ठीक है, हमने वो पैसा कैसे निकालेंगे जो बचाया है हमने? कैसे निकालेंगे भाई? हमारी अर्निंग थी, मान लीजिए पिछले साल की अर्निंग हमारी कितनी थी? कितनी थी हमारी? 4 लाख। ठीक है 4 जी, लाख, हाँ जी सर। ठीक है, उसमें से हमने हमारे पिछले जो शेयर होल्डर्स थे कितने थे? 50,000। 50,000 हमारे शेयर होल्डर्स थे। हमने उस 4 लाख अर्निंग में से हमने उन 50,000 शेयर होल्डर्स को 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे दिया। अर्निंग में से माइनस कर दो डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना? 50,000। ये आपके ओल्ड आउटस्टैंडिंग जो शेयर थे, कितने के हिसाब से? ₹5 पर शेयर। ठीक है जी, कितना आ गया हमारा? 2.5 लाख आ गया। आ गया या नहीं आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग अर्निंग कितनी बची हमारे पास, या रिटेन हमारे पास कितनी बची? रिमेनिंग कर लो या रिटेन, हमारी रिमेनिंग ही कर लो हमारे पास। ठीक है जी, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास? 1.5 लाख। हाँ जी, 1.5 लाख 1 लाख बची। सर।
यस सर। अर्निंग्स, रिमेनिंग अर्निंग्स की बात कर रहा हूं मैं। ये 1.5 लाख बची। अब यहां पे देखो, हमारे पास 12 लाख हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, जिनमें से हमने 1.5 लाख हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें नए शेयर्स इशू कितने करने पड़ेंगे, कितने? न्यू शेयर्स माइनस कर दो 12 लाख में से, कितना आ गया भाई? 10,50,000। 10,50,000। 50 क्या हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे? वही चीज आपकी यहाँ पे फॉर्मूले में कह रहा है, ठीक है, वही चीज आप फॉर्मूले में कह रहा है। कैसे? डेल्टा एन P1 इक्वल टू आई माइनस में E माइनस ND1। ठीक है जी। यहां पे आई हमारा क्या है, कितना है इन्वेस्टमेंट भाई? 12 लाख 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख माइनस अर्निंग्स कितनी है हमारी? 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे? 50,000। 50,000 इंटू में डिविडेंड ₹5 पर शेयर, यस सर। 2.5 लाख। ठीक है जी, माइनस, ठीक है, ये कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। ये कितना आ गया आपका? 10.5 लाख आ गया। आ गया? यस सर। ठीक है। इसके अंदर आपका, यहाँ पे बता देता हूं मैं, आई आपका इन्वेस्टमेंट है, टोटल एन अमाउंट एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट। ई आपका अर्निंग्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द फर्म, और ये आपका क्या है? ND1। ND1 क्या है आपका? टोटल डिविडेंड्स टू बी पेड। टोटल डिविडेंड्स, टोटल टू बी पेड। और आपका ये आपका डेल्टा NP1, ये आपका वही है, फंड्स या अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहां पे देखो, ये जो आपका डेल्टा NP1 है, ठीक, अब यहां पे देखो, थर्ड स्टेप है आपका, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है? ये जो आपका डेल्टा NP1 है, ये क्या है आपका? अमाउंट टू बी रेज इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। आपको देखना है कि भाई नंबर ऑफ इक्विटी कितने इशू करने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं, ठीक है, वो करेंगे हम। डेल्टा NP1 इक्वल टू, ये हमारा कितना है भाई? सर 10,50,000। 50,000। 10,50,000। यस सर। ठीक है, ये कितना है आपका? ₹10,50,000। ठीक है जी। अब यहां से क्या निकाल लो? डेल्टा एन, यानी कि इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। अब P1 हमारा क्या आया था भाई? P1 क्या आया था हमारा? 105।
105। कितना आ गया भाई ये? नए इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू होंगे? 10,000 10,000 shares. 10,000 10,000 शेयर्स। ठीक है जी, 10,000 हमारे नए शेयर्स इश्यू होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है आपका? वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म कौन सा? अब आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? आपका जो ओल्ड प्राइस था उससे। वैल्यू ऑफ फर्म। सर वैसे ही निकालेंगे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में निकाला था? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इसमें दे दिया गया है ना, तो है बेसिकली वही। इसका भी जो फंडा है इसका भी वही है, बस क्योंकि हमारे पास एक दो एक्स्ट्रा आइटम आ गए हैं तो उनको उसी तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। बस एंगल वही है, अगर आप समझने जाओगे, इसका बेसिक समझने जाओगे, है हाँ जी। इसका भी वही। ठीक है, ओके सर। क्योंकि भाई आपका बेसिकली वही आपका अर्निंग्स माइनस में आपका डिविडेंड है। ठीक है, वही आपका वही सारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो है हाँ जी। बेसिकली कहीं ना कहीं वही। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है अब यहां पे? देखो, ये देखो, n प्लस में डेल्टा n P1। n क्या था भाई? n क्या था आपका? जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, यानी कि जो सबसे पहले आपके शेयर्स थे, वो कितने थे आपके? 50,000 थे। हाँ जी सर। Yes, sir. और डेल्टा एन आपका क्या आया? नए शेयर्स आपने और कितने इश्यू करने थे? 10,000। रिक्वायरमेंट 10,000. 10,000। 10,000। ठीक है जी। और उसके बाद आपका P1 कितना आया था? 105। उसके हिसाब से आपकी कितनी आ रही है भाई वैल्यू ऑफ फर्म? यहाँ पे इसका जो आप करोगे, टोटल शेयर्स इनटू में आपका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो माइनस माइनस अगर आप करो इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स अपॉन में इसका आप डिस्काउंटेड रेट, यानी कि 1 प्लस के। ठीक है, तो यहां पे देखो, इन्वेस्टमेंट माइनस में अर्निंग्स, वो क्या बचेगा आपका? क्या आएगा भाई वो? हाँ जी गर्ल्स, क्या सर? इन्वेस्टमेंट जो है आपकी और अर्निंग्स जो थी, वो क्या आएगा आपका माइनस करके? वही अमाउंट आएगा जो बेसिकली आपका। सर वही तो आएगा 10,50,000। हाँ जी, 8 देखो लाख आएगा ना? 8 लाख आएगा भाई। ठीक है, हाँ तो जी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये देखो, एन कितना था आपका? 50,000, और 50,000। डेल्टा एन था आपका 10,000, तो यहाँ पे कितना आ 10,000। गया? 60,000। 60,000 शेयर्स आ गए। यस सर। 60,000 Yes, इंटू में 105, माइनस में इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? 12 लाख। 12 लाख। Yes, sir. माइनस में, सॉरी, अब ये प्लस का साइन हो जाएगा। कितनी है अर्निंग्स आपकी? 4 लाख। डिवाइडेड बाय 1 प्लस में के कितना है आपका? 10%। 0.1। 105 को करो भी 60 से, कितना आ गया? सर 63 लाख आ रहा है। 3 lakh. 63। 63 लाख माइनस में 12 लाख प्लस में 4 लाख अपॉन में ये आपका क्या है? 1.5
1.10, ठीक है, 1.10, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? सर इन पूरे को कैलकुलेट करके आ रहा है 55 लाख सबको। तो 63 में से 8 जाएगा तो 55 आ जाएगा। हाँ ओके, 55 लाख अपॉन में 1.10, तो इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 लाख आ गया सर। 55 लाख अपॉन में 110, तो ये 1 पे और ये कितना आ गया आपका? 5 पे, 50 lakhs आ गया आपका। रुपीज कितना आ गया ये आपका? 50 lakhs आपके क्या आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, ठीक है जी। 50 lakhs क्या आ गई आपकी? वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, हो गया गर्ल्स? यस सर। यस यस सर। ठीक है, क्योंकि आपके कितना था आपका? हाँ जी गर्ल्स, एन आपके 50,000 थे और प्राइस आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 था। हाँ जी सर। ये 50 lakhs आ गई, ठीक है, यानी कि आपकी अब यहां पे सेकंड पार्ट देखो इसका जो था, बी पार्ट, व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, अब यहां पे इसी सेम फॉर्मूला में सारी चीजें सेम हैं, बस यहां पे अब क्या हो जाएगा? डिविडेंड की जगह पे क्या हो जाएगा? डिविडेंड की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो आप दोनों में आप देखिए अंतर, देखिए कि भाई जब आपने डिविडेंड पे किया तब आपका कितना आया वैल्यू ऑफ फर्म, और जब आपने डिविडेंड 0 पे किया तब आपका कितना आया वैल्यू ऑफ फर्म। निकालिए, दोनों में सेम जो भी हमने फॉर्मूला 4 हमने स्टेप किए हैं, बिल्कुल सेम स्टेप आपने फॉलो करनी है। बस आपने क्या करना है, डी जो है 0 करना है, ठीक है, करिए ट्राई एक बार। सर हाँ जी P1 बोलिए। तो वही 105 ही आएगा। 110 ही आएगा ना, 105 कैसे आएगा काजल? 110 आएगा। सर मेरे को ये हाँ, पूछना था हाँ जी बोलो। सर जो अर्निंग्स है हमारी 4 लाख, उसमें से भी तो कोई डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, दे ही नहीं रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई डिविडेंड माइनस नहीं होगा। वैसे कोई भी डिविडेंड आपका माइनस नहीं होगा। P1 क्या आ रहा है तुम्हारा शिवांगी? 10 तो कैसे? 10 ही तो आएगा। डिविडेंड को 0 लेना। P1 भी रहेगा, 0 लेगा डिविडेंड, 0 हाँ 0 हो जाएगा डिविडेंड, फिर P1 निकालेंगे तो वो वाले 1.10 को 100 से 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे करके तो 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा, सिंपल। हाँ ठीक है, ओके।
हो गया गर्ल्स? सर यहाँ पे ND1 की वैल्यू 0 रहेगी ना? किसकी? ND1 की वैल्यू। एनडी वैल्यू की 0 रहेगी क्योंकि डिविडेंड 0 है ना, 0 को हाँ, किसी भी चीज देना से ही नहीं मल्टीप्लाई है। कर, हाँ जी 0 हो जाएगी वो। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया? सबका हो गया भाई? यस सर। हाँ जी सर। ओके। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट भी आप कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही कहेगा कि भाई आप शो करिए कि आपका डिविडेंड जब दे रखा, जब डिविडेंड दे रहा हो, डिविडेंड्स आर पेड, तब आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या आती है, और जब आपकी डिविडेंड्स हम नहीं दे रहे होते तब आपकी क्या आती है। तो हम दोनों की डिविडेंड, दोनों ही केसेस में हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आएगी, सेम आएगी। तो जिससे हमारा प्रूव होता है कि वो जो डिविडेंड पॉलिसी है या डिविडेंड पे आउट रेशियोज आर इररेलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ये एंड में आपने लाइन लिखनी है। ठीक है, तो अगर मोडी गिलानी मिलर अप्रोच के क्वेश्चन में अगर वो कभी भी कहता है तो आप ये लाइन जरूर लिख दीजिए, हेंस that the value of both the firms when dividends are paid and when dividends are not paid, the value of the firm is same, hence the dividend payout ratio या dividend decisions is irrelevant in case of Modi Gilani Miller approach। ठीक है, जी सर। हाँ और जी। उसके डेल्टा बाद यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म हर एक मॉडल के क्रिटिसिज्म होते हैं, हमने बाकियों के भी पढ़े हैं हमने क्रिटिसिज्म। तो इसके क्रिटिसिज्म में क्या कहता है, ठीक है जस्ट सेकंड, आई थिंक अब को शेयर शिवांगी, करने की, हाँ वो 7273 शेयर आए ना? ओके गर्ल्स आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखिए क्रिटिसिज्म हम पढ़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है आपका, जब हम बात करते हैं आपका क्रिटिसिज्म की यहाँ पे, तो क्या कह रहा है आपका क्रिटिसिज्म में, सबसे पहले क्या कह रहा है, टैक्स इफेक्ट। सबसे पहले क्या कह रहा है वो आपका टैक्स इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले क्या है, मोडी गिलानी मिलर सजेस्ट दैट डिविडेंड पे आउट्स, पेमेंट्स एंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एग्जैक्टली ऑफसेट ईच अदर and shareholders remain indifferent between payment of dividends and retention of earnings. The conclusion derived by them is based on certain assumptions which may always be found valid in practice because of which may not always be found valid in practice because of unrealistic assumptions. The approach is alleged to lack practical relevance। कैसे? सबसे पहला है आपका टैक्स इफेक्ट। An assumption of the approach is that taxes do not exist. It means that retention of earnings या internal financing and payment of dividends, external financing, are from the viewpoint of tax treatment on an equal footing। यानी कि आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है और जो आप शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड आप दे रहे हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, उनको वो क्या कर रहे हैं, बराबर मान रहे हैं। कैसे? कि वो मान लो क्योंकि रिटेन अर्निंग्स पे तो कोई टैक्स होता नहीं है, लेकिन जब हम शेयर होल्डर्स को जब हम देते हैं उस पे तो हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है, होता ही नहीं होता, हमने पीछे किया था।
हाँ जी गर्ल्स, यस सर। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है दोनों को बराबर फुटिंग्स में हमारा एमएम अप्रोच लेता है। हाउएवर कंपनीज हैव टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। सच अ टैक्स could have been avoided if instead of paying dividends the earnings are retained. As a consequence, the value of the share should be higher if earnings were retained as compared to the payment of dividends. यानी कि वो जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो इसकी इस अजम्पशन को सही नहीं मानते कि भाई आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है और अगर ही टैक्स इफेक्ट बराबर नहीं है। ठीक है। सेकंड क्या कहता है असम्पशन, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या कहता है आपका, एमएम अज्यूम दैट देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट। They argue that internal financing and external financing are equivalent. This implies that when the firm pays dividend, external funds can be raised equal to the amount of dividend through the sale of new shares to finance the investment program. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई जो डिविडेंड पे किए गए हैं उसी के सेम अमाउंट पे वो, क्योंकि अगर वो डिविडेंड पे नहीं किए जाते शेयर होल्डर्स को तो वो एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स उनको यूज कर लेते नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन क्योंकि अब वो डिविडेंड के तौर पे पे किए गए हैं तो अब उन डिविडेंड्स को जो पे किए गए उनकी और जो नए शेयर्स इश्यू किए गए हैं, क्योंकि कैपिटल हमें चाहिए, हमें रेज करनी पड़ेगी कैपिटल, तो वो अलग अलग सोर्सेज से या इक्विटी शेयर से जो हम रेज कर रहे हैं कैपिटल, उसको उसका कॉस्ट यानी कि उसका जो इश्यू फ्लोटेशन कॉस्ट जो है उसका और हमारा जो पे डिविडेंड्स हमने पे कर दिया उनका कॉस्ट को वो क्या मान रहा है, बराबर मान रहा है। कैसे? This implies that when the firm pays dividend, external funds can be raised equal to the amount of dividend through the sale of new equity shares to finance investment program. However, the two methods of financing are not perfect substitute because of flotation costs such as underwriting commission, brokerage and other expenses. क्योंकि उनको इश्यू करने में अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और आपकी अदर एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। ठीक है। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ न्यू शेयर्स वुड बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स and hence external financing through the sale of shares would be costlier than the internal financing by retained earnings. ठीक है। जो हमने शेयर्स डिविडेंड्स जो हमने दे दिए हैं शेयर होल्डर्स को, वो तो हमारी क्या थी, एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स थी। ठीक है, पुराने प्रॉफिट्स में से हमने दिए, उस पर तो हमने कोई भी कॉस्ट नहीं दी। लेकिन जो हमारा इशू है, जो हमने नए शेयर्स उनके बदले में इशू किए हैं उन पे तो हमने फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी है, अंडरराइटिंग है, जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो दिए हैं। यानी कि जो हमारा मान लीजिए अगर हम इशू करते हैं 100 पे तो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह और सब कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद हमारे पास फेस वैल्यू या हमारा जितने पे इशू कर रहे हैं सेल प्राइस जो है वो हमारा नेट प्रोसीड्स जो है वो हमारी पूरी कभी भी हमारे पास उसके बराबर नहीं होती, फेस वैल्यू के बराबर या जितने पे हम इशू कर रहे हैं उसके बराबर नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस कॉस्ट। कैसे? MM assume that there are no transaction costs in the capital market. Transaction cost refers to cost associated with the sale of securities like brokerage, etc. MM assume that if dividends are not paid, the shareholders desirous of current income can sell a part of their holdings without incurring any transaction cost. ठीक है। This is obviously an unrealistic assumption since the sale of securities involves costs to get current income equivalent to the dividend. ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी वही चीज आपका कह रहा है कि उसकी तो कॉस्ट लगती है जो आप सेलिंग करते हो। ठीक है, नए आपने अगर किया है, इशू किया है तो उसकी कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर आपके और जो डिविडेंड आपने पे किए हैं उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी नहीं है।
ठीक है. Further, it is inconvenient to sell shares, and also there is uncertainty associated with the sale of securities. Hence, an investor cannot be expected, as assumed, to be indifferent between dividend and retained earnings. The investors interested in current income would certainly prefer dividends as compared to retention of profits by the firm. जो करंट प्रॉफिट्स पे इंटरेस्टेड होगा वो अपना डिविडेंड्स लेगा और वो रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्यूचर में वो हाई प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस को वो नेग्लेक्ट करेगा, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की, तो इसलिए वो अपने करंट जो डिविडेंड है उसको प्रेफर करेगा बजाय के रिटेन्ड अर्निंग्स के. इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, कई इंस्टीट्यूशन भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं. कैसे? There are legal restrictions as to the type of equity shares in which institutional investors can invest. Most of the institutional investors like LIC, UTI, etc. are required to invest only in those companies which pay dividends. For instance, Life Insurance Corporation of India can invest only in such shares on which a dividend of not less than 4%, including bonus, has been paid for 5 years, or for which a dividend of not less than 4 or at least 5 out of 7 years immediately preceding. ठीक है, यानी कि वो कंडीशंस लगा देते हैं. नियर वर्सेस डिस्टेंट डिविडेंड, वही आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे कह रहा है, नियर को वो ज्यादा वैल्यू करते हैं और डिस्टेंट को वो कम वैल्यू करते हैं, तो वो दोनों को जो है इक्वल फुटिंग्स पे नहीं रखा जा सकता. ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, if the earnings of the company are used to pay dividends, shareholders get immediate or near dividend. If, however, earnings are retained, the shareholders would be entitled to receive a return after some time in form of an increase in the price of shares or bonus shares, etc. Such return may be called the distant dividends. The question is, are the investors indifferent between near and distant dividend, or they prefer one over the other? ठीक है, यहाँ पे वो दोनों की प्रेफरेंस देख रहा है. According to Gordon, investors are not indifferent, rather they would prefer near dividend to distant dividend. Distant dividend is uncertain and increases the risk of investors. वही आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लॉजिक यहाँ पे आप लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इंफॉर्मेशनल यूटिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. The payment of dividend conveys to the shareholders information relating to the profitability of the firm. If, for instance, a firm has been following a stable dividend policy of say rupees 3 per share dividend, and if it increases it to rupees 4 per share, it will convey that the firm expects its profitability to improve in future. The dividend policy